हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ लोकुश मिश्रा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ाता हूँ। क्लास 10th का आज ज्योग्राफी का चैप्टर है एग्रीकल्चर। ठीक है, ज्योग्राफी का चैप्टर है। क्या चैप्टर का नाम है? एग्रीकल्चर। तो आज हम लोग एग्रीकल्चर का पहला चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखते हैं एग्रीकल्चर का डिफिनेशन और एग्रीकल्चर के बारे में आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम क्या है? एग्रीकल्चर। तो जो वर्ड एग्रीकल्चर है वह एक्चुअल में वह एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने इसको ड्राइव किया गया है कि द वर्ड एग्रीकल्चर ए लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड? एग्रीकल्चरा। क्या? एग्रीकल्चरा। इसको अगर अलग अलग करें, एगर अलग करें और कल्चरा को अलग करें, तो एगर का मतलब क्या हुआ? फील्ड। और कल्चरा का मतलब क्या हुआ? कल्टीवेशन या ग्रोइंग। ठीक है, एग्रीकल्चर को अगर अलग अलग हम करके, जो वर्ड लैटिन वर्ड है एग्रीकल्चरा, एग्रीकल्चरा से ही एग्रीकल्चर बना है, तो एग्रीकल्चरा को अलग अलग करते हैं तो एगर मतलब क्या हुआ? फील्ड। और कल्चरा मतलब हुआ कल्टीवेशन या ग्रोइंग, मतलब फील्ड पे कल्टीवेशन करना, दैट इज एग्रीकल्चर। ठीक है, डिफिनेशन में देखिए, यह पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा। अगर एग्रीकल्चर को आपको डिफाइन करना हो तो आप क्या बताएंगे कि एग्रीकल्चर इज ए कल्टीवेशन एंड ब्रीडिंग। ध्यान दीजिएगा, दो चीज है। जनरली तौर पे एग्रीकल्चर का मतलब हम लोग केवल यह निकाल लेते हैं कि नहीं, खेतों में फसलों का उत्पादन। तो केवल एग्रीकल्चर वह नहीं है, वह तो फसलों का उत्पादन, जो ग्रोइंग क्रॉप है, वो हम लोग वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में फार्मिंग। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है? फार्मिंग नहीं, केवल फार्मिंग नहीं, एग्रीकल्चर वर्ड है। तो एग्रीकल्चर में दोनों चीजें हैं, कल्टीवेशन और ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। तो यह ध्यान दीजिएगा, वर्ड कल्टीवेशन भी आता है और इसमें ब्रीडिंग ऑफ किसका? एनिमल, प्लांट्स एंड फंजी, फार। और किसके लिए कल्टीवेशन और ब्रीडिंग करते हैं? किनका करते हैं? एनिमल्स का, प्लांट्स का, फंजी का। किसके लिए? फॉर फूड, फाइबर, बायोफ्यूल, मेडिसिनियल प्लांट एंड अदर प्रोडक्ट यूज टू। और अदर प्रोडक्ट का, जिससे का की यूज करके सस्टेन्ड एंड इनहेंस ह्यूमन लाइफ, जिससे कि ह्यूमन लाइफ सस्टेन्स कर सके। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो यह आपका जो है वह एग्रीकल्चर का डिफिनेशन हुआ कि इसमें हम कल्टीवेशन करते हैं और ब्रीडिंग करते हैं। किसका? एनिमल्स का, प्लांट्स का और फंजी का। किस लिए करते हैं? तो फॉर फूड, फाइबर, बायोफ्यूल्स, मेडिसिनियल प्लांट के लिए और अदर दूसरे प्रोडक्ट के लिए, जिनका यूज करके हम लोग सस्टेन करते हैं। हम लोग अपने जो जरूरतें हैं उनको जो है हम लोग पूरा करते हैं, अपने ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिफिनेशन की बात हुई, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें और क्या चीजें हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बचपन से हम लोग पढ़ते भी आए हैं कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। कितना? 2/3। 2/3 का मतलब क्या हुआ? 2/3। मतलब कि इंडिया के टोटल पॉपुलेशन 3 अगर कहा जाए तो एवरी 3 में से 2% जो है वह किसमें इंगेज है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज्ड है। समझ रहे हैं? मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन, मतलब एवरी 3% में से 2% जो है वह एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं या इंगेज्ड हैं। और एग्रीकल्चर है क्या? बेसिकली यह प्राइमरी एक्टिविटी है। जैसे वह प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी और टर्सरी एक्टिविटी आप लोग जानते हैं ना, क्लास 9th में पढ़े होंगे, उसके पहले भी पढ़े भी हैं और जानते हैं आप। देखो गुप्ता, ऑलमोस्ट 70%। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, 70%। तो एग्रीकल्चर इज बेसिकली प्राइमरी एक्टिविटी। तो यह कौन सी एक्टिविटी है? प्राइमरी एक्टिविटी है। सेकेंडरी एक्टिविटी होता है, टर्सरी एक्टिविटी होता है। 3 एक्टिविटी हम लोग इकोनॉमिक्स के बिहाफ पर ऐसे पढ़ते हैं ना। तो जो एग्रीकल्चर है उसको अगर कहा जाए कि किस एक्टिविटी में रखेंगे तो यह प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीजें हम लोग को पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग पे। तो
एग्रीकल्चर का डिफिनेशन वगैरह हो गया। फार्मिंग, ध्यान दीजिएगा, बताया ना कि फार्मिंग अलग है और फार्मिंग और अदर एक्टिविटीज जो है उसको इंक्लूड कर लेते हैं तो क्या हो जाता है, वह एग्रीकल्चर होता है, बताया आपको। तो यहाँ फार्मिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में हम लोग बेसिकली 3 तरह के पढ़ेंगे ना। तो पहला है प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कैरिड आउट ऑफ स्मॉल फार्मर। ध्यान दीजिएगा, अगर यह क्वेश्चन पूछेगा कि आप इससे क्या मतलब समझते हैं कि आप प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग किसे कहते हैं, तो इसका यह डिफिनेशन है कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग कैरिड आउट बाय स्मॉल फार्मर। कौन करते हैं, स्मॉल फार्मर करते हैं, ठीक है। और स्पेशली तौर पे कौन लोग करते थे, ट्राइब लोग, ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड, छोटे छोटे खेतों पे करते हैं, बड़े लेवल पे नहीं करते थे, छोटे छोटे लेवल पे छोटे लेवल पे करते थे, स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे करते थे, विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स। किसकी सहायता से करते हैं, प्रिमिटिव टूल्स मतलब जो पुराने जमाने में होते थे, पुराने समय में होते हैं, मॉडर्न टूल्स की बात नहीं, प्रिमिटिव टूल्स करते हैं। जैसे यह हो गया, डाउ हो गया, एंड डिगिंग स्टिक हो गया, और यूजिंग फैमिली ऑफ कम्युनिटी लेबर। किसका यूज करके, अपने फैमिली मतलब परिवार का ही लोग कर लेते थे, या जो ट्राइब लोग होते थे उनकी जो कम्युनिटी होती है तो साथ मिल करके कम्युनिटी लेबर आपस में ही कर लेते, मतलब कहीं उनको फार्मिंग के लिए अलग से बाहर से जो है माइग्रेट लेबर की उनको जरूरत नहीं पड़ती थी। तो यह बेसिकली जो है बहुत पहले शुरुआती समय में होता था, ठीक है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते गया वैसे वैसे यह चलन जो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का खत्म होते चला गया, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई और फूड प्रोडक्शन अधिक जरूरत पड़ने लगी, तो धीरे धीरे यह खत्म भी होने लगा। तो ये बेसिकली तौर पे छोटे किसान करते थे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते थे, और उतना ही करते थे जितने से उनकी जो नीड्स है भोजन की, उतने ही की प्रोडक्शन वह करते थे, छोटे छोटे खेतों पे ही करते थे। और टूल्स जो होते थे उनके, जो खेती करने के समय जो औजार टूल्स यूज किए जाते हैं वह प्रिमिटिव टूल्स थे, पुराने समय के थे। उसी से जैसे आप देखें कि मतलब खेतों को प्लगिंग करना है, जुताई करना है तो बैलों से करते थे, या हाथ से खुदाई करके कर लेते थे, फसलों की कटाई अपने से ही कर लेते थे। और अपने से करने का सेंस यहाँ कि वो और उनके फैमिली मेंबर मिलके कर लेते थे, या बहुत ज़रूरत पड़ती थी तो जो ट्राइब कम्युनिटी होती थी वह साथ में मिल करके कर लेती, है ना। और इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, और यह है दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन डिपेंड लार्जली ऑन मानसून रेन फॉर इरिगेशन एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। इस तरह का, किस तरह का जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है यह टोटल डिपेंड था, इरिगेशन के लिए टोटली डिपेंडेंट किस पे था, मानसून रेन पे डिपेंड था। और जो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है वह टोटली जो है नेचुरल फर्टिलिटी थी सॉइल की, उसमें किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता था। टोटल 100% नेचुरली फर्टाइल होता था सॉइल, और इरिगेशन के लिए जो है यह टोटली जो है मानसून रेन पे जो है डिपेंड होते थे, ठीक है। इस तरह के जो है एग्रीकल्चर को स्लैश एंड बर्न फार्मिंग कहा जाता था, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता था, ठीक है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं जो पिक्चर है उसमें एक आदिवासी व्यक्ति है, बताया आपको ट्राइब कम्युनिटी आदिवासी व्यक्ति है, यह इसको ये जला रहा है ना, इनको क्या कर रहा है, जला रहा है। ऐसा क्यों यह कर रहा है, क्योंकि जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है उसको झूमिंग खेती या शिफ्टिंग, देव गुप्ता शिफ्टिंग कर रहे हैं, दिव्यांश सिंह क्या कर रहे हैं, झूमिंग, ठीक है, और या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता था। तो इसमें होता क्या था कि जो ट्राइब कम्युनिटी होती थी वह परमानेंटली एक जगह नहीं रहती थी, वह क्या करती थी, जिन जगहों पर रहती थी वहाँ के जंगलों को साफ करके वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड बना लेती थी, और उस पर वह अपना जो है कल्टीवेशन करते थे। लेकिन वह बताया आपको कि वह परमानेंट वहाँ पे नहीं रहते थे, 2 साल 3 साल 4 साल रहते थे, और जब उस जगह को छोड़ करके फिर दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते थे, एक जगह वहाँ की जगह छोड़ करके दूसरे जगह शिफ्ट होते थे। तो जब वह एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो जिन जगहों को छोड़ कर जाते थे उसको क्या करते थे, जला देते थे, ठीक है, जला देते थे। लकड़ियाँ जल जा रही हैं, जो भी है, जो भी उनके कच्चे मकान होते हैं सब मतलब जला देते थे।
जला करके छोड़ चले जाते थे, तो जल जाता था, राख उसकी हो जाती थी, वह राख जो है सॉइल में मिलती थी और इसमें जो है फास्फोरस मौजूद होता था, उससे सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी बढ़ जाती थी। ठीक है, अब ये दूसरे जगह शिफ्ट हो जाते थे। जब दूसरे जगह शिफ्ट होते थे तो वहां जाते थे, तो वहां भी जंगलों को साफ करते थे, एग्रीकल्चर अपना लैंड जो है बना लेते थे। वहां भी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जो भी उनको रहना होता था रहते थे, और फिर उसको भी जला करके फिर कहीं और शिफ्ट हो जाते थे। तो इस और दूसरे अच्छा, इस तरह से सैकड़ों की संख्या में ट्राइब कम्युनिटी होती थी। तो एक जगह से दूसरे जगह गए, वह शिफ्ट हुए, तो दूसरे से तीसरे जगह शिफ्ट हुए। जो पहला जगह छोड़कर गए थे वहां कोई और जो है ट्राइब कम्युनिटी आई, वह जो है जंगलों को साफ करके वहां रही। तो अब उसकी जब छोड़ दिए वहां पे 2 साल 3 साल 4 साल छोड़ दिया और ये जल गया, इसकी राख जो है वह सॉइल में मिल गई, उसकी नेचुरल फर्टिलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाती है। तो दूसरी कम्युनिटी अगर वहाँ पे आकर के फिर जो है 2 4 5 साल के बाद जो है वहाँ पे फिर जंगलों को साफ करके अपना खेती बाड़ी कर रही है, तो उनको नेचुरल जो है फर्टिलिटी सॉइल की मिलती थी। तो इसीलिए इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहा जाता था। यह पहले समय में होता था, भारत में भी होता था। अब जो है यह नहीं, रेयर ही दुनिया में देखने को मिले, अदरवाइज यह है नहीं लगभग। ठीक है, रेयर केस ही इसके हैं जहाँ जो कि दुनिया भर में जहाँ ट्राइब कम्युनिटी है वहाँ देखने को मिलती है, अदरवाइज यह है नहीं। इंडिया में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से पहले इस तरह की खेती होती थी। ठीक है, लेकिन इसमें बाद में जब 1864 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, तो इस तरह के जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर था उसको रोक दिया गया, उस पर रोकथाम लगा दी गई। रीजन उसका यह था कि जैसे जब आग लगाकर चले जाते थे तो होता था कि आसपास के जो जंगल होते थे, तो ये जो लकड़ियां जल रही हैं या जो जलाकर छोड़कर चले जाए, इनकी आग जो है जंगलों को पकड़ लेती थी और पूरे के पूरे जंगल ही जल जाते थे। तो एक तो यह होता था, और जंगल जल जाते थे तो लकड़ियों का नुकसान होता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया। लकड़ियां जो होती थी जंगलों की, वह उनको उसकी ज़रूरत थी, बेशकीमती लकड़ियां थी जिसका यूज वह जो है नेवी के लिए करते थे, फर्नीचर के लिए करते थे, है ना, और जो रेलवे था उसके रेलवे के स्लीपर्स के लिए बनाने के लिए करते थे, तो नुकसान होता था। तो इसलिए भी दूसरे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनसे एक टैक्स वसूल करती थी, लगान। तो जब एक जगह होते थे ना, तो पता चला 4 साल यहाँ पे है, तो 4 साल यहाँ पे लगान वसूल किए। अब ये ट्राइब कम्युनिटी यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गई, कहाँ चले गई पता नहीं, तो अब उनसे लगान कहाँ वसूल करें। और ये जो मूवमेंट होता था या शिफ्टिंग होती थी, वह हर कम्युनिटी, सैकड़ों की संख्या में कम्युनिटियाँ जो है ट्राइब कम्युनिटी होती थी करती थी, हर साल करती थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होती थी कि हाँ कौन सी कम्युनिटी कहाँ पे है, कहाँ पे गई, तो खोजते रहो, फिर उनसे लगान वसूल करते रहो। तो इसको स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंद कर दिया और उनको परमानेंट लैंड दिया कि आप यहीं पे बसिए, यहीं पे खेती करिए, छोड़ करके नहीं जाना है। तो धीरे धीरे यह स्लैश एंड बर्न फार्मिंग जो है वह धीरे धीरे खत्म होती चली। और वैसे ये भी था कि पॉपुलेशन जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रोथ करेगी। ठीक है, तो अब जरूरत पड़ने लगी कि नहीं, ये इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रोडक्शन इतना हो जो कि अपने लिए तो हो ही, वह दूसरे के लिए भी हो सके। इसमें क्या था कि जो फार्मिंग होती थी, जो कल्टीवेशन होता था, प्रोडक्शन होता था अनाज का, वह ये लोग अपने लिए ही केवल करते थे। ठीक है, ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जो है वह देखिए अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे ऊपर सबसे पहला देखिए लिखा है कि मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा नाम से जाना जाता था। कहाँ पे? मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। वेनेजुएला में उसको कोनुकू के नाम से जाना जाता था। ब्राजील में रोका के नाम से। सेंट्रल अफ्रीका में जो है मास्ले के नाम से। इंडोनेशिया में इसे लेडोग के नाम से। वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता था। इसी तरीके से आप इधर देखिए भारत में भी, जैसे आप एमपी मतलब मध्य प्रदेश में इसे बेवार आर दहिया के नाम से। आंध्र प्रदेश में पेड़ू आर पेंडा के नाम से। उड़ीसा में अलग नाम से। इस तरह से वेस्टर्न घाट है, साउथ ईस्टर्न राजस्थान है। ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, यह झूमिंग एग्रीकल्चर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, झूमिंग नाम आप बता रहे थे, फेमस है यह। तो यह कहाँ? नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो इसे
झूमिंग के नाम से जाना जाता था। मणिपुर में इसे पामलेऊ के नाम से जाना जाता था। बस्तर और छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार आइलैंड में इसे दीपा के नाम से जाना जाता। तो अलग अलग जो है कंट्रीज में, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज में भी अलग अलग नामों से जाना जाता था। और इंडिया में भी अलग अलग स्टेट में, अलग अलग रीजन में स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को अलग अलग नामों से जाना जाता था। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आप जो है याद कर लीजिएगा। हो सकता है एग्जामिनेशन में यह जो है पूछ दे कि यहाँ पे इस स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे फिर बढ़ते हैं। यह देखिए दूसरा टाइप्स ऑफ फार्मिंग, दूसरा क्या है? इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। क्या? इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग है। अब देखिए ये दूसरे टाइप का है। इसमें देखिए अब उसके बाद का है कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इन इंडिया इज प्रैक्टिसाइड इन एरिया वेयर देयर इज हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। जहां पे कि पॉपुलेशन का प्रेशर अधिक है। तो पॉपुलेशन का प्रेशर अधिक होने का मतलब कि फूड प्रोडक्शन अधिक करना पड़ेगा। अब केवल उतना ही करने से काम नहीं चलेगा जिससे कि केवल जैसा कि प्रिमिटिव सब्सटेंस में था कि ट्राइब लोग अपने परिवार का पेट भर सके, उतना ही करते थे। तो ऐसा नहीं, अब जो है यह पॉपुलेशन बढ़ती गई तो उसके हिसाब से करना पड़ा। और दिस इज लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग मतलब केवल अब ये बड़े लैंड पे होने लगा, तो केवल फैमिली के मेंबर मिल करके कर पाए तो पॉसिबल नहीं है, तो लेबर रख करके करवाना पड़ा। जैसा कि आप यह देखिए, यह जो फिगर में दिख रहा है, तो इसमें देखिए बड़े लैंड पे हो रहा है और कई लोग मिल करके जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, कई लोग मिल करके काम कर रहे हैं। तो केवल ये फैमिली के मेंबर नहीं है, बल्कि यह जो है लेबर को हायर किया गया और उनसे जो है यह फार्मिंग कराई जा रही है ना। और ध्यान दीजिएगा कि यह पॉपुलेशन जो लिखे हैं कि हाई पॉपुलेशन प्रेशर, जहां पे कि हाई पॉपुलेशन का प्रेशर जहां पे था वहां पे यह जो है शुरू हुआ। इसमें फार्मर क्या यूज करते थे? हैवी बायोकेमिकल। क्या यूज करते थे? हैवी बायोकेमिकल इनपुट यूज करते थे। इंटेंसिव इरिगेशन टू ऑब्टेन हाई प्रोडक्शन। प्रोडक्शन अधिक करने के लिए जो है इंटेंसिव इरिगेशन करते थे। समझ रहे हैं? तो इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग इज कॉमन इन इंडिया एज इट इज ए पॉपुलस कंट्री वेयर अराइवल लैंड इज लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा पॉइंट्स जो मैं लिखा हूं कि एक तो यह आप हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, ठीक है। दूसरा कि दिस इज ए लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। तीसरा कि इसमें फार्मर क्या यूज करते थे? हैवी बायोकेमिकल इनपुट और इंटेंसिव इरिगेशन। किस लिए? हाई प्रोडक्शन के लिए। बायोकेमिकल इनपुट्स करते थे, उसमें बायोकेमिकल्स यूज करते थे हैवी मतलब भारी संख्या में। और इरिगेशन के लिए, अभी देखो इरिगेशन के लिए ऐसा नहीं था कि केवल रेन वाटर पे डिपेंड रहे, उसका ऑप्शनल भी इसमें रहा। ठीक है। और तीसरी बात यहाँ पे यह कि इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग इज कॉमन इन इंडिया एज इट इज ए पॉपुलस कंट्री। क्यों यहाँ पे यह फार्मिंग जो है, यह इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग यह क्यों यहाँ पे कॉमन हो गई? क्यों कॉमन है? क्योंकि इंडिया एक पॉपुलस कंट्री है जहां पे कि लैंड जो है वह फिक्स है, कम है कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, पॉपुलेशन अधिक है, लैंड कम है, उसी लैंड पे जो है अधिक प्रोडक्शन करना है ना। तो इसलिए जो है यह जो है हाँ, ये कौन लिख रहे हैं? दिव्यांश सिंह। इन द नार्दर्न प्लेन में। ठीक है, तो यह इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग होने लगी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ। और तीसरा क्या है? कमर्शियल फार्मिंग। ध्यान दीजिएगा, तीसरे टाइप की फार्मिंग क्या है? कमर्शियल फार्मिंग है। यह क्या है कमर्शियल फार्मिंग? यह क्या है कि द एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज ऑन ए लार्ज स्केल बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यह कमर्शियल फार्मिंग जो है वह
लार्ज स्केल पे बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके, ध्यान दीजिएगा, लार्ज स्केल पे किसका यूज करके, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके, क्या करने के लिए, टू अर्न ए गुड इनकम, क्या करने के लिए, अभी देखो यह केवल जरूरत पूरा करने के लिए नहीं, पहले में था परिवार की जरूरत पूरा करना, दूसरे वाले में क्या था, परिवार के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ गई है तो दूसरे लोगों को भी जरूरत का उत्पादन करने के लिए, तीसरे वाले में क्या है, यहां पे केवल जरूरत पूरा करना नहीं, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो ताकि उससे पैसा अर्न किया जा सके, एज ए या नाम ही है कमर्शियल बिजनेस हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, खेती बाड़ी क्या हो गया, केवल जरूरतें पूरा अपना और दूसरे का जरूरत पूरा करना नहीं, सब बल्कि यहाँ पे क्या हो गया कि पैसा कमाना, ठीक है, एग्रीकल्चर क्या हो, कमर्शियल हो गया, बिजनेस हो गया, ठीक है। तो टू अर्न ए गुड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है, इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। तो यह कमर्शियल फार्मिंग का आप डिफिनेशन पूरा यहां से उठाकर दे सकते हैं कि द एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े स्तर पे होता है, देखिए यह देखिए एक ही तरह की फसल जो है बड़े स्तर पे की जा रही है। अब इतना जो है, पानी दे देना, इतना बड़े स्तर पे जो है क्या है कि क्या यह बड़े स्तर पे हो रहा है, मतलब कि सैकड़ों एकड़ पर जो है एक साथ एक ही तरह का उत्पादन किया जा रहा है, गोभी का मान लीजिए है या आलू का उत्पादन, टमाटर को हंड्रेड्स जो है एकड़ पे किया जा रहा है, तो क्या वह केवल अपने लिए और दूसरे के लिए ही किया जा रहा है, नहीं, यह किस लिए किया जा रहा है, ताकि उसको मार्केट में सेल करके उससे पैसे अर्न किए जा सके, ठीक है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इसका क्या है कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग इज लार्ज लैंड होल्डिंग एंड, लार्ज लैंड पे होता है, बड़े लैंड पे बहुत दूर दूर तक, आप देखे होंगे बहुत सारे जगहों पे कि बहुत सारे, जैसे सरसों का उत्पादन हुआ, आप देखेंगे कि इधर से देखिए तो दूर दूर तक जो है दिखाई देगा कि सरसों का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। गन्ने का उत्पादन है, दूर दूर तक जो है केवल गन्ने का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। तो बहुत बड़े लैंड पे यह होता है। और क्या चीज है कि हाई लेवल ऑफ इनपुट, इसमें इनपुट जो है यूज जो किया जा रहा है वह हाई यूजेज ऑफ हाई लेवल ऑफ इनपुट, इसके अलावा हाई एल्ड वैरायटी पढ़े ना, HYV सीड्स का यूज किया जा रहा है, गुड इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन फैसिलिटी क्योंकि बड़े लेवल पे किया जा रहा है, पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है, इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, तो वही चीज की गुड इरिगेशन फैसिलिटीज दी जा रही है। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है, किसका यूज किया जा रहा है, केमिकल हाई प्रोडक्शन के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा रहा है, इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है और पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है, किसमें, कमर्शियल फार्मिंग में। किस लिए किया जा रहा है ऐसा कुछ, बड़े स्तर पे हाई लेवल पे प्रोडक्शन के लिए, ताकि उसको मार्केट में सेल करके पैसे अर्न किए जा सके, ठीक है। बात समझ में आई इतनी। तो देखो फिगर देखो, यह जो मैं दिया हूं आपको, यहां से देखो, यहां से दूर तक ऐसे, तो फिगर में तो ऐसे अगर खेतों में देखो तो पूरा यहां से लेकर उस किनारे लास्ट तक, जहां तक नजर जा रही है तहां तक पता चल रहा है कि एक ही जो है प्रोडक्शन हो रहा है। गेहूं का है तो पूरा गेहूं का, सरसों का है सरसों का हो रहा है, समझ रहे हो, गोभी का है तो पूरा गोभी का ही उत्पादन हो रहा है बड़े लेवल पे। तो यह जो है यह कमर्शियल फार्मिंग है। दूसरे इसमें और चीज है कि द अमाउंट ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग वेरियस फ्रॉम वन एरिया टू अनदर डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट कंडीशन, इरिगेशन फैसिलिटीज एंड अदर फैसिलिटी। ए टिपिकल एग्जांपल ऑफ राइस विच इज ए कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब बट इज सबिस्टेंस क्रॉप इन उड़ीसा। पहला पॉइंट पे आप ध्यान दीजिए, तब दूसरा एग्जाम्पल पे आप ध्यान आएगा, तब समझ में आएगा कि अमाउंट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग वेरियस फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। जो कमर्शियलाइजेशन है, अमाउंट ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग का है, वह जरूरी नहीं है कि किसी एक चीज का उत्पादन जो है वह एक जगह कमर्शियल है तो दूसरे जगह भी वह कमर्शियल हो, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वह अलग अलग एरिया में अलग अलग हो जाता है कि कहीं किसी एरिया में जो है वह कमर्शियल फार्मिंग है तो किसी एरिया में वह सबसिस्टेंस क्रॉप में काउंट किया जा रहा है। ऐसा क्यों है, यह कैसे डिपेंड होता है, किस बात पे, क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करता है, इरिगेशन फैसिलिटीज पे डिपेंड करता है और अदर दूसरे जो फैक्टर हैं उन पे डिपेंड करता है कि किसी एक एरिया में जो है कोई क्रॉप जो है वह सबसिस्टेंस है तो कहीं वह कमर्शियल है। फॉर एग्जांपल पे देखिए, एग्जांपल राइस का है ना, राइस का
जो प्रोडक्शन है वह हरियाणा और पंजाब में तो कमर्शियल क्रॉप है, हरियाणा और पंजाब में यह राइस जो है वह कमर्शियल क्रॉप है, लेकिन उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा में यह सबस्टेंस क्रॉप है, कमर्शियल क्रॉप नहीं है, सबस्टेंस फार्म है, सबसिस्टेंस क्रॉप है। सबसिस्टेंस क्रॉप क्यों है, क्योंकि वहाँ पे इसका जो है उत्पादन जो है वह, अब बताएं आपको कि क्लाइमेट कंडीशन इरिगेशन फैसिलिटी जैसी है वैसा डिपेंड करता है। तो उड़ीसा में चावल का उत्पादन होता है, अच्छा खासा होता है, लेकिन वह उनकी पूरे उड़ीसा की ही ज़रूरत के ही अनुसार हो पाता है। लेकिन पंजाब और हरियाणा में जो गेहूं और चावल का उत्पादन वहाँ के किसान करते हैं, हाँ शुगर केन एग्जाम्पल के तौर पे टी प्लांट है, कमर्शियल का एग्जाम्पल है, अभी और अभी प्लांटेशन भी तो देखना है ना, काहे घबरा रहे हो भाई, कमर्शियल में इतना नहीं, अभी प्लांटेशन बाकी है जो कि एक तरह का कमर्शियल क्रॉप ही है। तो पंजाब और हरियाणा के जो फार्मर है वह जो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं राइस का, वह किस पर्पज से करते हैं, वह कमर्शियल पर्पज से करते हैं, लेकिन उड़ीसा में यह सबसिस्टेंस क्रॉप के तौर पे हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, चलिए आगे देखते हैं। प्लांटेशन, प्लांटेशन देखिए बेसिकली जो है तीन तरह के ही हैं, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस और यह दूसरा वाला और यह कमर्शियल तीसरा, तीन तरह के हैं, है ना, ये चौथा नहीं है, तीसरे वाला का ही पार्ट है, आगे लिखे भी हैं कि प्लांटेशन ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, मतलब यह जो एक तरह का कमर्शियल फार्मिंग ही है क्या, प्लांटेशन। तो प्लांटेशन फार्मिंग प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, देखिए ध्यान दीजिएगा उसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा, कमर्शियल फार्मिंग का रहा, ठीक है, और यह जो है प्लांटेशन जो है कमर्शियल फार्मिंग का ही एक प्रकार है, लेकिन अंतर इसमें क्या है कि यह जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है उसके लिए प्लांटेशन फार्मिंग जो होता है वह रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन करता है, किसका, रॉ मटेरियल का। फॉर एग्जांपल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है क्या, है ना, यहां लिखे हैं कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वे इंडस्ट्रीज हैं जिन इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। फॉर एग्जांपल हम सब लोग के घर में यूज होता है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल यूज होता है ना, ठीक है, तो सरसों का तेल डायरेक्ट तो खेतों से आता नहीं है ना, सरसों का प्रोडक्शन होता है, उससे वह सरसों के जो तेल मिलता है वहाँ मिल में जाता है या कह लीजिए फैक्ट्री में जाता है, वहाँ से उसका बना करके फिर पैकेट में या बोतल में जैसे भी मार्केट में लाया जाता है। तो जो मस्टर्ड ऑयल की फैक्ट्री है या मिल है वह एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, सरसों है, तो सरसों का जो उत्पादन हो रहा है वह क्या है, वह प्लांटेशन फार्मिंग है, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो प्लांटेशन फार्मिंग जो है वह क्या करता है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, तमाम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, तमाम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ओनली ए सिंगल क्रॉप, इस तरह की फार्मिंग में ओनली ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े स्तर पे एक सिंगल क्रॉप का ही प्रोडक्शन किया जाता है, तो दैट इज कवर्स लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट और विथ द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबर, बड़े लैंड पे होता है यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट, जो बड़े स्तर पे आप कर रहे हैं किसी सिंगल क्रॉप का प्रोडक्शन, तो बड़ा लैंड चाहिए, फिर उसमें पैसे इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए आपको, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, इनपुट कैपिटल इनपुट की, तो पैसा आपके पास अधिक होना चाहिए ताकि उस पर काम किया जा सके, और चूंकि बड़े लेवल पे कर रहे हैं तो माइग्रेंट लेबर से ये जो है कमर्शियल फार्मिंग होती है, क्योंकि लेबर उन जगहों से बुलाए जाते हैं या रखे जाते हैं जहाँ पे लेबर चार्ज कम देना पड़े, जैसे मान लीजिए कि किसी कोई एरिया है और वहाँ पे लेबर चार्ज अधिक है, तो बड़े लेवल पे लेबर चाहिए, बहुत बड़ा लैंड पे हो रहा है तो लेबर चाहिए, तो लेबर बहुत अधिक संख्या में चाहिए, अब वहाँ पे लेबर का चार्ज बहुत अधिक है तो वहाँ के लेबर से नहीं करवाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, माइग्रेट दूसरे स्टेट से, दूसरे राज्यों से लेबर जहाँ पे कि
लेबर चार्ज कम है उनको वहां पे बुला करके उनसे काम करवाएंगे। ठीक है, तो ये बड़े लेवल पे हो रहा है प्लांटेशन। और यह जो है ध्यान दीजिएगा चौथा टाइप्स नहीं है, यह कमर्शियल फार्मिंग का ही एक टाइप है। ठीक है, सिंस द प्रोडक्शन हियर इज मेनली फॉर मार्केट, यहाँ पे जो कमर्शियल प्लांटेशन है, प्लांटेशन जो फार्मिंग है उसमें प्रोडक्शन जो होता है वो मेनली किसके लिए होता है, मेनली फॉर मार्केट के लिए होता है। एक गुड नेटवर्क, इसके लिए एक गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत होती है, कम्युनिकेशन की जरूरत होती है, प्रॉपर मार्केट फैसिलिटीज की जरूरत होती है, इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट या जरूरत होती है। ठीक है, अगर ये सब सारी चीजें नहीं है तो फिर जो है कमर्शियल ये प्लांटेशन वाला जो आपको बताए हैं वह फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका प्रोडक्शन तो मेनली मार्केट के लिए किया जा रहा है। गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का अच्छा नेटवर्क होना चाहिए ताकि जहां पे प्लांटेशन फार्मिंग हो रही है वहां से मार्केट में जो प्रोड्यूस हुआ है उसको सही समय पे ले जाया जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर का यह प्रोडक्शन है। ठीक है, सरसों है, शुगर केन है या जो भी है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि उसका प्रोडक्शन हो गया, उसको अगर सही समय पर अगर मार्केट में नहीं पहुंचाया जा रहा तो वह खराब हो जाएगा। जैसे सब्जियों का उत्पादन होता है, हम लोग खरीदते हैं तो जब किसान उसको तोड़ता है, अपने खेतों से तोड़ता है, तो वह उसी दिन ले जा करके मार्केट में सेल करता है। ऐसा नहीं कि वो 10 दिन के बाद ले जा करके मार्केट में, अगर उसके पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं तो मार्केट में कैसे ले जाएगा, नहीं ले जा सकता, तो पता चला घर पे ही रखे रखे सड़ गया। तो नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन होना चाहिए, कहाँ से, जहाँ प्लांटेशन फार्मिंग हो रही है वहां से और मार्केट से कम्युनिकेशन होना चाहिए कि कब जरूरत पड़ रही है यहाँ से वहाँ भेज दिए, उनको जरूरत पड़ी यहाँ से फिर वहाँ भेज दिए। दूसरे कम्युनिकेशन इसलिए भी कि मार्केट रेट क्या है, प्राइस क्या है, कब अधिक है कम है, तो वहाँ से उनको भेजा जा सके। और मार्केट केवल एक नहीं, तमाम मार्केट, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही जगह मार्केट में भेज रहे हो, अब वहाँ से वह दूसरे अलग अलग स्टेट के अलग अलग मार्केट में वह सेल करेंगे, तो वहाँ से कम्युनिकेशन बराबर होते रहना चाहिए। कम्युनिकेशन नहीं हुआ, पता चला वहाँ जरूरत है, यहाँ पे पहुँचा ही नहीं पाए। ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत हो करके सड़ गया, लेकिन कम्युनिकेशन पता ही नहीं चल पाया कि नहीं मार्केट में जरूरत है, वहाँ पे जरूरत है, या मार्केट में उस जो प्रोडक्ट है उसका रेट हाई है ना, पता ही नहीं चल पाया, कम्युनिकेशन गैप हो गया, अब वो नहीं बेच पाए। लो हो गया तब जाकर के बेचे, पता चला कि अच्छा इतना है, लेकिन उस समय क्या था, लो रहा, नुकसान भी तो उठाना पड़ जाएगा ना फिर इस तरह से। तो कम्युनिकेशन होना चाहिए। और प्रॉपर मार्केट फैसिलिटीज, और प्रॉपर मार्केट फैसिलिटीज का मतलब कि मार्केट में उस चीज की बराबर जरूरत होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक करके आपने प्लांटेशन शुरू किया, किसी भी क्रॉप का प्रोडक्शन शुरू किया, ठीक है, 2 साल किए, 3 साल किए, 4 साल किए, बाद में पता चला कि मार्केट में उसकी जरूरत नहीं है, अब क्या हुआ, खत्म, आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है, प्रॉपर मार्केट फैसिलिटीज होना चाहिए। वेल नोन प्लांटेशन क्रॉप आर टी इन आसाम एंड नॉर्थ बंगाल एंड कॉफी इन कर्नाटका। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है प्लांटेशन क्रॉप का। ठीक है, कहा ये आसाम में टी, नॉर्थ बंगाल में, है ना, दार्जिलिंग है, नॉर्थ बंगाल का मतलब दार्जिलिंग, आसाम में टी का, और कॉफी का कर्नाटक में। ठीक है, अब देखिए चाय के बागान है, आसाम में है, दार्जिलिंग में है, या कर्नाटक में कॉफी का है, तो क्या उसका जो उतने बड़े स्तर पे किया जाता है तो वह किस लिए किया जाता है ना, और प्रॉपर इंडिया, और वहां से आसाम से हो रहा है तो इंडिया के पूरा वो कवर कर रहा होगा ना, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु कवर कर रहा, तो वहाँ मार्केट होना चाहिए, ज़रूरत होनी चाहिए, गुड ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ होना चाहिए, बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए, सब फैसिलिटी होना चाहिए। तो प्लांटेशन फार्मिंग का एग्जांपल जो है वो आपका टी एंड कॉफ़ी, टी कहाँ, आसाम एंड नॉर्थ बंगाल में, कॉफ़ी का एग्जांपल आपका ये हो गया आपका कर्नाटक में। ठीक है, आगे देखिए, क्रॉपिंग पैटर्न, है ना, क्रॉपिंग पैटर्न। अबे टाइप्स ऑफ फार्मिंग में आपका 3 हो गया। ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग में आपका यह चीजें जो थी वो हमने बता दिया आपको। अब क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, तो इंडिया है 3 क्रॉपिंग सीजन, ध्यान दीजिएगा। अदर कंट्रीज में कितने हैं नहीं पता, नहीं कोई जरूरत है, इंडिया के बारे में पढ़ना है। कितने हैं, 1 है कि 2 है कि 3 है, 3 है। इंडिया है 3 क्रॉपिंग सीजन, कौन सा, रबी का, खरीफ और जायद।
और यह जो रबी, खरीफ और जायद, यह तीन वर्ड हैं, यह तीनों वर्ड कहाँ से आए? वह अरेबिक लैंग्वेज है, अरब कंट्री के लैंग्वेज है। अदरवाइज यह रबी, खरीफ और जायद यह जो है जो इंडियन लैंग्वेज है यहाँ पे, उसे यह मैच नहीं कर रहा है। तो एक्चुअल में यह रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये तीनों वर्ड जो है वह कहाँ से आए हुए हैं? वह अरबियन कंट्री, अरब लैंग्वेज के हैं, ठीक है, अरेबिक लैंग्वेज है। यही तीनों को पढ़ना है, बारी बारी से तीनों को पढ़ते हैं, रबी क्रॉप के बारे में पढ़ते हैं ना। तीनों को नोट कर लीजिएगा, तीनों को याद कर लीजिएगा, ठीक है। रबी और खरीफ में ज्यादा आप लोग कंफ्यूजन रहते हैं। इसमें रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप दोनों में उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? उल्टा लिख दिए, इधर का उधर, उधर का इधर कर दिए। कौन सी क्रॉप जो है रबी क्रॉप में आती है? चावल है, गेहूं है, दो अलग अलग है, एक रबी का एक खरीफ का। कौन सा रबी का, कौन सा खरीफ का? दोनों में कंफ्यूज हो गए। जो रबी का उसको खरीफ में लिख दिए, जो खरीफ वाला है उसको रबी क्रॉप में लिख दिए, तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है उसको। लेकिन कंफ्यूजन दूर करिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। रबी क्रॉप, दीज आर सोन एट द स्टार्ट ऑफ विंटर। सोन मतलब यहाँ इसकी बुआई, रबी क्रॉप की बुआई कब होती है? स्टार्ट ऑफ विंटर, विंटर के स्टार्ट में, ऑलमोस्टली अक्टूबर से दिसंबर में, है ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जब विंटर की स्टार्टिंग होती है तब इसकी बुआई होती है। और हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब इसकी कटाई, जो फसल रबी क्रॉप है इस फसल की कटाई कब होती है? हार्वेस्टिंग कब होती है? स्प्रिंग आर एट द स्टार्ट ऑफ समर, समर जब स्टार्ट होता है। समर कब स्टार्ट हो रहा है? तो ऑलमोस्टली मंथ क्या? अप्रैल टू जून, अप्रैल मई जून। जैसे जो अक्टूबर में बुआई कर दिए वो अप्रैल में उसको काट लेंगे, जो नवंबर में किए मई में, जो दिसंबर में किए वह जून में। बात समझ में आई? तो ऑलमोस्ट जो है रबी क्रॉप की बुआई जो होती है वह जाड़ा जब शुरुआत होती है तब इसकी शुरुआत होती है। ऑलमोस्टली इसको मंथली वाइज, अगर मंथ वाइज कहें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में इसकी बुआई होती है, ठीक है। और इसकी कटाई कब होती है? हार्वेस्ट इन स्प्रिंग, या स्प्रिंग सीजन में, या कह सकते हैं कि समर सीजन का जब स्टार्ट होता है, ऑलमोस्ट अप्रैल से लेकर के जून के महीने, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, कब इसकी सोन, सोन मतलब इसकी बुआई कब होती है, और हार्वेस्टेड मतलब इसकी कटाई कब होती है। सम क्रॉप कल्टिवेटेड इन दिस सीजन आर व्हीट, बेरली, पीज, ग्रेम एंड मस्टर्ड। एग्जाम्पल के तौर पे रबी क्रॉप का एग्जाम्पल पूछेगा, क्या व्हीट या पैडी? तो व्हीट, गेहूं। गेहूं कौन सा क्रॉप है? रबी क्रॉप है। तो रबी क्रॉप में कौन कौन से एग्जाम्पल अगर आपको पूछता है तो इस सीजन में कौन कौन से क्रॉप प्रोडक्शन होते हैं? व्हीट है, बेरली है, पीज है, ग्रेम है, मस्टर्ड है, इनकी बुआई होती है। गेहूं हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, यह जो है रबी क्रॉप में काउंट होगा, ठीक है। चलिए, तो रबी क्रॉप के बाद आगे बढ़ते हैं फिर दूसरे पे। अच्छा, इसमें और है कि लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के लार्ज पार्ट पे कहाँ कहाँ पे, ये भी है ना एक चीज़ की, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कौन कौन से क्रॉप प्रोडक्शन इसमें होते हैं रबी क्रॉप में। और जो अभी देखें क्रॉप प्रोडक्शन की, गेहूं हो रहा है, जौ हो रहा है, मटर हो रहा है, चना हो रहा है, और क्या हो रहा है? मस्टर्ड, सरसों हो रहा है। तो किन किन जगहों पर? तो भारत में पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल, एचपी मतलब हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में, उत्तराखंड और यूपी में, यह जो है रबी क्रॉप के मेन रीजन है, ठीक है। द सक्सेस ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ा होगा आपने, जानते होंगे, ठीक है, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया गया और HYV सीड्स का यूज किया गया, जिससे कि सेम लैंड पे जो है क्रॉप प्रोडक्शन कई गुना अधिक बढ़ा लिया गया, ठीक है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के सक्सेस होने के बाद पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और एंड पार्ट ऑफ राजस्थान हैज आल्सो बीन एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ रबी क्रॉप इन दिस रीजन। ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद जैसे पंजाब और हरियाणा में, आप सुना होगा कि पंजाब और हरियाणा में गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो क्या शुरू से ही होता रहा? नहीं, ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद, आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा और उसका सबसे अधिक बेनिफिट जो है वह पंजाब और हरियाणा को मिला, है ना। और तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश बेसिकली, और राजस्थान के कुछ पार्ट जो है वह जो है रबी क्रॉप में काफ़ी तेज़ी से आगे ग्रोथ किए।
मतलब यहाँ पे गेहूं क्या, मस्टर्ड, ग्राम पीस, इस सब का जो है प्रोडक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं खरीफ क्रॉप। दूसरा क्या है, खरीफ क्रॉप। दिस क्रॉप वाज ग्रोन ड्यूरिंग द मानसून इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मानसून, मानसून कब, बेसिकली जून जुलाई, ऐसे कह सकते हैं ना। ठीक है, तो these crop are grown during the monsoon in different part of the country। कंट्री के डिफरेंट अलग अलग पार्ट में मानसून के टाइम पीरियड में इसकी बुआई होती है, और हार्वेस्टेड मतलब इसकी कटाई कब होती है, फिर सितंबर से अक्टूबर महीने में इसकी कटाई होती है। ठीक है, तो यह आपका टाइम ड्यूरेशन हो गया कि मानसून के टाइम पीरियड में जब बरसात होती है, शुरुआत होती है बरसात की, उस समय में इसकी जो है बुआई होती है, और इसकी हार्वेस्टेड, इसकी कटाई कब होती है, सितंबर से अक्टूबर में। जो मेजर क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, वह कौन कौन से है, पैडी, पैडी मतलब धान, धान जिसमें धान होता है उसके अंदर बीज होता है वो चावल, राइस, जब उसको निकाल दिया जाता है तो क्या होता है, राइस बेसिकली, लेकिन जो ग्रोन होता है वह क्या होता है, पैडी, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, धान, धान से ही फिर चावल निकलता है ना। तो ये हो गया। मैज, ज्वार, बहुत सारा एग्जाम्पल है, मैज है, ज्वार है, बाजरा है, तूर है, तूर मतलब यहाँ पे अरहर। ठीक है, मूंग है, उड़द है, दो बार हो गया है, कॉटन है, जूट है, ग्राउंड नट है, और सोयाबीन है, तमाम क्रॉप है। यह सब कौन से हैं, यह खरीफ क्रॉप में आते हैं। इसमें खरीफ क्रॉप में आते हैं, जिसमें जो है वह बेसिकली जो है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो वह क्या है, राइस या पैडी। मेजर एरिया, जो मेजर एरिया है वेयर पैडी इज कल्टिवेटेड, बताएं आपको, धान या राइस, यह एक इंपॉर्टेंट, भारत में देखिए जब क्रॉप की बात करिए अनाज की, तो चावल गेहूं पहला और दूसरा नाम में चावल गेहूं ही आता है, बाकी उसके बाद ही आते हैं। तो ये दो चीज़ें जो है, चावल और गेहूं, सबसे इम्पोर्टेंट है, और दोनों अलग अलग। अब ये चावल की बात कर रहे हैं या फिर धान, ठीक है, तो वह कौन सा है, खरीफ क्रॉप है, और गेहूं जो, गेहूं क्या है, वह रबी क्रॉप है। तो जो मेजर एरिया है जहाँ पे कि पैडी, धान का उत्पादन होता है या चावल का उत्पादन होता है, वह कौन सा है, वह आपका है आसाम है, वेस्ट बंगाल है, कोस्टल रीजन उड़ीसा का जो कोस्टल रीजन है वह है, आंध्र प्रदेश है आपका, तमिलनाडु है, केरला है, और एंड महाराष्ट्र का कोंकण कोस्ट, महाराष्ट्र का कोंकण कोस्ट। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार में भारी मात्रा में जो है चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, सर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है राइस का, देखो अलग अलग टाइम में अलग अलग होता है ना, अलग अलग समय में अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि फिक्स है कि आंध्र प्रदेश में या उड़ीसा में या वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक होता है। वैसे जनरली तौर पे वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है, क्योंकि वहाँ तीन तरह के जो है तीन, एक सीजन में चावल के तीन फसलों का उत्पादन होता है, इसलिए वेस्ट बंगाल में अधिक होता है। लेकिन कभी कभी जरूरी नहीं कि वही हो हमेशा, परमानेंट बदलता भी रहता है ना। रैंक जो होता है अलग अलग क्रॉप प्रोडक्शन का अलग अलग साल में बदलता रहता है। वैसे आप इसका वेस्ट बंगाल एग्जाम्पल बेस्ट है कि वेस्ट बंगाल में जो है वह सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर एक साल में तीन तरह के जो है, एक साल में 3 बार जो है चावल का उत्पादन होता है। जैसे हमारे यहाँ नॉर्थ में, यूपी में है, तो कितना, एक बार चावल का उत्पादन एक ही बार होता है ना। खरीफ क्रॉप मानसून सीजन में बुआई होती है, सितंबर अक्टूबर में कटाई, एक ही होता है चावल की खेती। लेकिन वेस्ट बंगाल में क्या होता है, 3 बार होता है, इसलिए वहाँ पे सबसे अधिक कर सकते हैं। और रिसेंटली पैडी हैज़ बिकम इम्पोर्टेंट इन पंजाब एंड हरियाणा। पैडी मतलब चावल या ये धान है, पैडी मतलब धान होता है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में RICE लिख सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो पंजाब और हरियाणा में भी यह एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप बना हुआ है। पहले नहीं था, ठीक है, पहले नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि जब इरिगेशन की फैसिलिटी अधिक अच्छी, देखो खरीफ क्रॉप के लिए इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो जब इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी होगी तो खरीफ क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा होगा। तो जब पंजाब और हरियाणा में जो है इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो गई, तो वहाँ पे जो है एक पैडी जो है वह एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप हो गई, ठीक है।
इन वेल इरिगेटेड एरिया ऑफ आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ए ईयर नेम्ड। देखिए जो बता रहे थे वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वेल इरिगेटेड एरिया है, वेल इरिगेटेड एरिया है। कौन कौन से? आसाम है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, उड़ीसा का कुछ एरिया है, ठीक है, जहां पे कि 3 क्रॉप ऑफ पैडी, पैडी के कितने 3 क्रॉप होते हैं, कितने 1 ईयर में, क्या नाम है उनका? अस, अमन और बोरो। चावल के 3 एक ही साल में 3 बार उत्पादन होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए ना कि एक बार उत्पादन करने में 4 महीने लगते हैं, ठीक है, बुआई और कटाई में कितना 4 महीने लगता है, तो 4 × 3 = 12, तो 12 महीने मतलब एक साल, एक साल में कितने 3 और 4 महीने लगते हैं एक को, ठीक है, 4 महीने। जैसे मान लीजिए कि जुलाई में बोया गया तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई में इसकी बुआई हुई, अक्टूबर में इसकी कटाई हो गई, ठीक है, यह एक क्रॉप जो है चावल का यह कंप्लीट हो गया। अब अक्टूबर के बाद क्या हो गया? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीना अगला हो गया, मतलब अस हुआ, AUS पहला उत्पादन, दूसरा पैडी का उत्पादन अमन हो गया, फिर तीसरा बोरो, तीसरे वाले, ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जायद क्रॉप, इसकी बात कर रहे हैं, जायद क्रॉप की बात कर रहे हैं, जो है तीसरे तरह के क्रॉप में आता है जायद क्रॉप। दिस इज ए शॉर्ट सीजन बिटवीन रबी एंड खरीफ। शॉर्ट सीजन, शॉर्ट सीजन का मतलब कम समय का यह है, जायद क्रॉप जो है वह कम समय का है। किसके? रबी और खरीफ। रबी और खरीफ के बीच का जो गैप होता है, टाइम मिल जाता है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के जैसे जो टाइम पीरियड है उसमें एक शॉर्ट टाइम मिल जाता है, ठीक है, जनरली तौर पे मार्च से जून के महीने में, मार्च से जून के, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीना यहाँ पे मैं लिखा हूँ, तो 4 महीने में से 3 महीने या 2 महीने का टाइम पीरियड आराम से मिल जाता है दोनों क्रॉप के बीच का सीजन। तो इस सीजन को ही किस नाम से जाना जाता है? जायद सीजन के नाम से जाना जाता है। कौन सा सीजन? यह मार्च से जून तक के टाइम पीरियड में जो रबी और खरीफ के बीच का सीजन है उसे जायद सीजन के नाम से जाना जाता है। और इस टाइम पीरियड में जो क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है उस क्रॉप को क्या? जायद क्रॉप कहा जाता है। सम ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दीज आर वाटरमेलन। इस टाइम पीरियड में मतलब जायद क्रॉप में क्या क्या इस टाइम पीरियड में प्रोडक्शन किया जाता है? वाटरमेलन का किया जाता है, मस्क मेलन का किया जाता है, कुकुम्बर का किया जाता है, तमाम तरह के वेजिटेबल और फूडर क्रॉप। फूडर क्रॉप क्या होता है? बाकी तो आप जान रहे हैं, वाटरमेलन जान रहे हैं, मस्क मेलन, कुकुम्बर, तमाम तरह के वेजिटेबल जो इस शॉर्ट टाइम पीरियड में हो जाए। फूडर क्रॉप पशुओं के लिए चारा, पशुओं के लिए चारा, उनको भी तो चाहिए ना खाने के लिए, तो पशुओं के लिए चारा का उत्पादन, ये उस जो दोनों रबी और खरीफ क्रॉप के बीच का जो गैप होता है जिसमें टाइम पीरियड मिल जाता है उसमें इन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। हाँ देवगुप्ता, चारा, पशुओं के लिए चारा, है ना, बात समझ में आई इतनी? अच्छा, इसको कैश क्रॉप भी कहा जाता है, ठीक है। जायद क्रॉप में, जायद सीजन में जो क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है उसको कैश क्रॉप भी कहा जाता है। कैश क्रॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो प्रोडक्शन करते हैं जिन जिन चीज़ों का, जब उसको मार्केट में सेल करते हैं तो उसका आपको पैसा जो है कैश में मिल जाता है। बाकी रबी और खरीफ क्रॉप में आपको जितना मतलब बेचेंगे, जरूर नहीं कि उसका आपको कैश पेमेंट मिल जाए। जैसे आपने कई सौ क्विंटल जो है या बड़े लेवल जो किसान है वह कई सौ क्विंटल जो है वह अनाज का उत्पादन किए, गेहूं या चावल का, तो ऐसा नहीं कि उनसे जो मार्केट में बेचेंगे तो उनको तुरंत कैश ही मिल जाता है, बल्कि जो बड़ा व्यापारी खरीदता है वह क्या करता है, कुछ तो कैश उनको दे देता है, बल्कि क्या करता है कि वह जब धीरे धीरे उसकी सेलिंग होती है मार्केट में, उसको पैसा मिलता है तो धीरे धीरे वह फिर किसान को भी धीरे धीरे पैसा देता है। बट इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल पे वेजिटेबल है, वेजिटेबल किसान क्या वेजिटेबल ले गया मार्केट में, ले गया, सेल किया जो है, और उसके बाद जो है उसको कैश पेमेंट मिल जाता है, तो इसलिए इसको कैश क्रॉप भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें जब
मार्केट में सेल किया जाता है तो कैश पेमेंट मिल जाता है तुरंत, ठीक है। और शुगर क्या लिख रहे हैं देवगुप्ता सर, शुगर केन प्लांटेशन क्रॉप हो सकता है क्योंकि इसी से, हाँ हाँ, देखो शुगर केन जो है वह प्लांटेशन क्रॉप ही है, ठीक है। बट क्या है कि यहाँ पे जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ये पढ़ रहे हैं कि रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, जायद क्रॉप है, तो उसका टाइम ड्यूरेशन एक कर दिया हमने, है ना, टाइम ड्यूरेशन बांध दिया कि ये टाइम ड्यूरेशन है। बट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट ए ईयर टू ग्रो, पूरा एक साल, वन ईयर ले रहा है, 1 ईयर, तो 1 ईयर ले रहा है तो इसको किस में रखिएगा भाई, रबी क्रॉप में रखेंगे, खरीफ में रखेंगे, जायद में रखेंगे, इसको इन तीनों में से नहीं हम रख सकते हैं, ठीक है। इन तीनों में से इसको शुगर केन को नहीं रखा जा सकता क्योंकि यहाँ टाइम का बाउंडेशन हो जा रहा है। जैसे अब देखिए ये है तो टाइम का मार्च से जून, अब इसको पूरा एक साल लग रहा है। बट शुगर केन जो है वह एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए है, तो एक कमर्शियल में इसको काउंट कर सकते हैं। प्लांटेशन, कमर्शियल का मतलब यहाँ पे जो प्लांटेशन है उस वाले पार्ट में, क्योंकि प्लांटेशन भी कमर्शियल का एक हिस्सा है। तो शुगर केन, ठीक है, बिल्कुल शुगर केन जो है वह प्लांटेशन है क्योंकि यह एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल यह है। चीनी क्या है, चीनी मिल में तो रॉ मटेरियल शुगर केन ही तो हुआ ना, शुगर केन जो है जाएगा तभी चीनी बनेगा, तो इंडिया भर में हम लोग यूज करते हैं सब लोग, ठीक है। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए ध्यान दीजिएगा, शुगर केन जो है ऑलमोस्ट जो है एक साल पूरा जो है अपने उत्पादन में ले लेता है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर रिफॉर्म वगैरह इसमें है और बाकी चीज़ें हैं, तो मैं सोच रहा था अभी नेक्स्ट लेक्चर में, अभी आज के लिए इतना ही करते हैं, जितना बताया उसका नोट्स तैयार कर लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिए, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है जितना मैं पढ़ाया। तो बाकी इसका एक लेक्चर और लेंगे तो ये बाकी जो चीज़ें हैं वो आपका देखा जाएगा आगे, ठीक है। फिलहाल आज जितना पढ़ा है उसको पूरा फिर से अगर ना समझ में आया हो, वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, नोट्स जितना पॉइंट्स है समझ रहे हो ना, वो पूरा आप जो है नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ये सब पूरा पॉइंट्स आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन आंसर के लिए तमाम और चीज़ों के लिए आपके ऐप पर जो है तमाम स्टडी मटेरियल पड़े हुए हैं, आप देखिएगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।